नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया में आपके साथ सागर मिश्रा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बस अब एक हफ्ते का समय बाकी रह गया है। राज्य के चुनावी रण में राजनीतिक दल मुकाबले के लिए तैयार हैं। इसको लेकर राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता पूरे कर्नाटक भर में धुआंधार प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और इसी क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी अलग अलग जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किए। यह जनसभा मुदाबिदारे अंकोला में हुई। वहीं मुदाबिदारे में पीएम ने जनसभा के दौरान जय बजरंगबली और भारत माता की जय के नारे लगाए और इसके बाद कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस शांति के दुश्मन है। देश में प्रगति और विकास होना कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं है। कांग्रेस आतंक के आकाओं को बचाती है। साथ ही पीएम मोदी ने जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की है। देश में जहां भी लोग शांति और प्रगति चाहते हैं वो सबने अपने राज्य से कांग्रेस को बाहर कर दिया है। तो कर्नाटक के मिशन पर पीएम नरेंद्र मोदी इस समय और लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। देश भर में जहां कहीं भी लोग शांति और प्रगति चाहते हैं वहां सबसे पहला काम करते हैं। जो राज्य के लोग जग जाते हैं, जो राज्य के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो राज्य अपने राज्य की प्रगति चाहते हैं वो पहला काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सबसे पहले वो अपने राज्य से कांग्रेस को बाहर कर देते हैं। जाओ भाई, बहुत हो गया। अगर समाज में शांति है तो कांग्रेस शांत नहीं बैठ पाती। कांग्रेस की पूरी राजनीति बांटो और राज करो की नीति पर आधारित है। कर्नाटका ने खुद कांग्रेस का ये खौफनाक चेहरा देखा है। जो लोग कर्नाटका में आतंक फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होते हैं, कांग्रेस उन्हें बचाने के लिए मैदान में आ जाती है। ये सच्चाई है कि नहीं है? ऐसे लोगों को कांग्रेस बचाती है कि नहीं बचाती है? अगर ऐसे लोगों को बचाएंगे तो शांति आएगी क्या? इतना ही नहीं, रिवर्स गियर कांग्रेस ऐसे एंटी नेशनल लोगों पर दर्ज मुकदमे न केवल वापस ले लेती है बल्कि उन्हें छोड़ भी देती है। कांग्रेस कर्नाटका को दिल्ली में उनका जो शाही परिवार बैठा है ना, उस शाही परिवार का नंबर 1 एटीएम बनाना चाहती है और हर योजना में 85% कमीशन खाने वाली कांग्रेस कर्नाटका को दशकों पीछे ले जाकर गड्ढे में गाड़ देगी। इसलिए कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है और जेडीएस भी वही कच्चे पत्ते के लोग हैं भाई। स्नेहितरे, दक्षिण कन्नड़ा के जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो जीवन में पहली बार वोट देने जा रहे हैं, कर्नाटका का भविष्य तय करने में वो अपने मत का उपयोग करने जा रहे हैं। अब वो कर्नाटका का भविष्य तय करेंगे, साथ साथ वो खुद का भी भविष्य तय करने वाले हैं।
वहीं पीएम मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में भी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2009 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने देश को गारंटी दी थी कि वे देश के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ेंगे, लेकिन इस गारंटी का क्या हुआ? 3 सालों में कांग्रेस सिर्फ 100 से कम ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड की सुविधा पहुंचा पाई। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस नेता दिल्ली में शाही परिवार के प्रति जवाबदेह हैं, जबकि जेडीएस एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। दूसरी ओर बीजेपी का फोकस विकास की तरफ है। कर्नाटक की जनता देख रही है, कांग्रेस के नेताओं की जवाबदेही दिल्ली के उनके शाही परिवार के प्रति है। दिल्ली में बैठा शाही परिवार अपने रिमोट से यहां के नेताओं को कंट्रोल करके रखता है, और जेडीएस तो है ही एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जेडीएस की जवाबदेही उसके मालिक परिवार के प्रति ही है, लेकिन मोदी के लिए, बीजेपी के लिए तो कर्नाटका का हर परिवार ही अपना परिवार है। आप ही मेरे परिवारजन है। आपका शॉर्टकट गवर्नेंस की वजह से विकास में भी अपना पराया, मेरा तेरा, इस जाति का उस जाति का भेदभाव के सिवाय कुछ नहीं होता है, और फिर बीच में से मलाई खा लेने की। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास के विजन से शॉर्टकट गवर्नेंस की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रही है। हमने सुनिश्चित किया कि जो भी योजना होगी वो सबके लिए होगी, सबको उनका लाभ मिलेगा। शॉर्टकट गवर्नेंस की प्रैक्टिस करने वालों को भी कभी रीजनल इम्बैलेंस की भी परवाह नहीं थी। एक ही राज्य का एक हिस्सा बहुत विकसित होता था, जबकि दूसरा हिस्सा पिछड़ा रह जाता था, और ये हमने कर्नाटका में भी देखा। इस समस्या के समाधान के लिए हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिला योजना लेकर आए। इतना ही नहीं, हम एस्पिरेशनल ब्लॉक्स पर भी काम कर रहे हैं। अब बीजेपी कर्नाटका भी संतुलित विकास पर बल दे रही है। बंधु भगिनीरे, आज मैं कर्नाटका के लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूं, एकजुटता ही कर्नाटका के विकास का सबसे बड़ा सूत्र है। आज कर्नाटका के खिलाफ जिस तरह की साजिशें हो रही है, आज जिस तरह कर्नाटका की पहचान बदलने की कोशिश हो रही है, जिस तरह कांग्रेस ने तुष्टीकरण को अपने सबसे बड़ा आधार बना। वहीं सत्ता का दोबारा रास्ता तलाश रही बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, और पार्टी के दिग्गज नेता कर्नाटक में डेरा डालकर बैठे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी खुद सड़कों पर उतरकर कमान संभाली है। जेपी नड्डा लगातार रोड शो कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की जनता से अपील भी कर रहे हैं। नड्डा ने रामनगर के हरोहल्ली और मागड़ी में विशाल रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मानसिक दिवालियापन से गुजर रही है। हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं, लेकिन वे विभाजन करना चाहते हैं। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू है और अब वे इसे हटाना चाहते हैं। First of all, Congress party is going through a mental bankruptcy. They do not understand what does all this mean. Number one, BJP believes in सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास. We want to see a strong nation. We want to see a developed
Karnataka. They want to divide, and because of this, they keep on coming out with such slogans, which is a politics of appeasement and division. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कर्नाटक में पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ था, उसको भी रखने के लिए As I told you, that Congress party has always put brakes to development. They have always put obstacles as far as the development is concerned. Now Karnataka, in national education policy, where there was a consent of Karnataka government itself, has been implementing is number one. And now you want to put brakes to it also. So you can very well understand that they are nowhere near power and what is their mental thinking. That we have to understand. मैनिफेस्टो बाहर आने के बाद कांग्रेस अभी एक 40 सीट कम हो गया सर, इसका क्या चीज? मैनिफेस्टो बाहर आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता को भी सपोर्ट नहीं कर रहे कांग्रेस को। हाँ ठीक है, लेकिन उनको कोई सपोर्ट करेगा भी नहीं, पहले भी नहीं कर रहे थे। ये तो मैनिफेस्टो इज दी मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट मेंटल लेवल. दैट इज व्हाट आई एम बीजेपी कैंडिडेट इन कैंडिडेट इन 75 new faces in Yes, we always believe that younger generation should take over. We have got a youth candidate and that is why we believe in सर it. ये है ना जेडीएस का बेल्ट है, ओल्ड मैसूर बेल्ट, ये बोल रहे हमारा परिवार ही इधर खड़े होगा और इधर का जेडीएस के कैंडिडेट कुमारस्वामी का बेटा है. Times have वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टी कांग्रेस का भी धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। उन्होंने विजयपुरा के इंडी में ऐसी एक रैली में बीजेपी और पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पिछले 3.5 सालों में कर्नाटक से 1.5 लाख करोड़ रुपए लूट लिए। इन पैसों से 100 एम्स, 30,000 स्मार्ट क्लासरूम और गरीबों के लिए 30 लाख घर बनवाए जा सकते थे, मगर वो इन मुद्दों पर अपना मुंह नहीं खोलते और इसीलिए हर रोज कोई न कोई मुद्दा उठा देते हैं। इन मुद्दों का विकास से कोई भी लेना देना नहीं होता। 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं कर्नाटका से। 3.5 सालों में इतने पैसे की कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन हमने देखा कि भैया देखते हैं इन 1.5 लाख करोड़ रुपयों का बन क्या सकता था। और ताज्जुब होगा आपको जान के, जितना पैसा इन्होंने लूटा है इससे आपके लिए 100 एम्स के अस्पताल बन सकते थे। 2250 किलोमीटर लंबी 6 लेन की एक्सप्रेसवे बन सकती थी। 187 ईएसआई हॉस्पिटल बन सकते थे। 30,000 स्मार्ट क्लासरूम, सोचिए 30,000 स्मार्ट क्लासरूम जिसमें बच्चे पढ़ सकते थे, आपके उनको शिक्षा मिल सकती थी। 30 लाख अफोर्डेबल हाउसिंग के घर, 30 लाख गरीबों के लिए घर बन सकते थे। और इन्होंने क्या किया उन पैसों को? उन पैसों को लूटा। और आज आपके सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है। आज आपके सामने आपके मुद्दों पे बात नहीं कर सकते। इसलिए हर रोज कोई नया मुद्दा उठाते हैं जिससे आपके विकास, आपके जीवन, आपके रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उससे कोई मतलब नहीं है। वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया। घोषणा पत्र आने के बाद फिर से कर्नाटक की राजनीति अब गर्मा गई और बीजेपी को कांग्रेस को घेरने के लिए फिर से अब नया मुद्दा मिल चुका है, जिसके बाद से बीजेपी लगातार हमलावर है। वहीं इसके अलावा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का भी आक्रोश अब देखने को मिला है, जहां बेंगलुरु, हैदराबाद समेत कई जगहों पर बजरंग दल के कार्यकर्ता कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ विरोध करने में लगे हैं। लेकिन बजरंग दल क्या है वो भी आप देखिए। एक तरफ 1993 में बजरंग दल को पूरे भारत में फैलाया गया, सभी प्रांतों के संगठन की इकाइयां घोषित की गई। 1984 में बजरंग दल अस्तित्व में आया। अयोध्या में 8 अक्टूबर को बजरंग दल की स्थापना की गई। उस वक्त कोई भी संगठन नहीं था यहां पर। वहीं बजरंग दल बैन को लेकर बयानबाजी का दौर भी अब शुरू हो गया। 2 अप्रैल को पीएम के एक संबोधन में बजरंग बली पर दिए गए बयान का पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री के भाषण पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने जो भी कहा वो उनके विचार हैं। मोदी जी कभी भी संसद में जवाब नहीं देते तो मैं उनके हर प्रश्न के जवाब क्यों दूं।
comparisons between Hanuman and Bajrang Dal. Do you think it's right, sir? I don't want to reply such questions or Modi ji whatever says is left to him, his opinion. And whatever our people said, that's also their opinion. Why should I enter in always replying to Modi ji? Modi ji never replies in Parliament and Rajya Sabha. Here, why should I reply for his every question? वहीं बजरंग दल विवाद के बाद बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने आ गए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रही है। बजरंग दल प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, आतंकवाद का विरोध करता है। आज कांग्रेस का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। दूसरी ओर कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि बैन बजरंग दल पर लगाने की बात हुई है, बजरंग बली पर नहीं। बजरंग बली हमारे आराध्य हैं, उनके नाम पर कोई भी गुंडागर्दी करे तो ये उचित नहीं है। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। कांग्रेस की मति मारी गई है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। वो बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, वो बजरंग दल जो आतंकवाद का विरोध करता है, लव जिहाद का विरोध करता है, सामाजिक सेवा सहित देशभक्ति के भाव अपनी धर्म और संस्कृति के प्रति स्वाभिमान का और जागरण का भाव पैदा करता है, उसकी तुलना पीएफआई से, आतंकवादी संगठन से। ये वही कांग्रेस जो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का विरोध करती थी, ये वही कांग्रेस जिनने राम सेतु को काल्पनिक कहा था, ये वही कांग्रेस जो मौका मिलते ही हिंदुत्व का विरोध करती है। आज उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। कौन भूलेगा कि मध्य प्रदेश में सिमी के नेटवर्क को खाद पानी कौन देता था? बजरंग दल को बैन लगाने के बाद क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो? यहां भी क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको यह अधिकार नहीं मिल जाता कि आप कानून में हाथ मिले। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधी को सजा देने की प्रक्रिया है, संविधान में व्यवस्था है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, सीधा एक्शन में। तो बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून सीधा हाथ में ले लेंगे। तो इस बात को यदि रोक लगाने की बात यदि कांग्रेस कर रही है तो उसकी चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है, प्रधानमंत्री इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज तत्कालीन जो समस्या है, अडानी का शेयर इतना गिर क्यों गया, हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी मौन, एक शब्द नहीं बोल रहे। कर्नाटक के विकास के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। वो या तो अपने बारे में बोलते हैं, अपने मेरे 91 बार गाली दी, वो बात बोलेंगे। तो प्रधानमंत्री पास से हट जाओ भाई, आपको कौन गाली देगा, आपकी आलोचना कौन करेगा? वहां क्या हो रहा है उसके कारण से यहां ऐसा होगा। यहां की परिस्थिति के हिसाब से यहां के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दी हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहां भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहां की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से। वहीं केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। केंद्रीय मंत्री शोभा का आरोप है कि शिव कुमार ने चिकबल्लापुर में पुलिस ऑफिसर को धमकी दी है और कहा कि उनकी सरकार आएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री का कहना है कि एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ऐसा बोलना आचार संहिता का उल्लंघन है।